बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने शाम में गुफ्तगू की। कहते हैं जल्द से जुलूस करे, अपोजिशन जितने चाहे एहतजाज करे, एनआरओ नहीं देंगे। यानी वही बात आज उन्होंने दोबारा दोहराई। सुबह जो कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर साहब ने पार्लिमानी पार्टियों का इजलास बुलाया था कोरोना के हवाले से ब्रीफिंग के लिए, जिसमें एनसीओसी ने ब्रीफिंग देनी थी, उसमें अपोजिशन की तमाम जमातों ने उस इजलास का बाइकआउट कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो पीडीएम के सेक्रेटरी जनरल भी हैं, कहते हैं कि कोई इनसे बात नहीं होगी, जब ये जाएंगे तो तमाम बातें उसके बाद होगी, डायलॉग नहीं होंगे। साथ साथ जो कोरोना की सूरत हाल है वो ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर रही है। गुज़िश्ता रोज़ भी 28 अमवात हुई हैं। तवातुर के साथ जो अमवात की शरह है वो भी बढ़ रही है, जो पेशेंट्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं, और जो क्लियर स्ट्रेटजी है वो नज़र नहीं आती। इमरान खान साहब आज भी कह रहे थे कि कोई ऐसे काम जो रोज़गार से वाबस्ता हैं वो हम बंद नहीं करेंगे। इसी वजह से ये सवाल उठता है कि जब अगर तमाम जो निज़ाम ज़िंदगी है वो उसी तरीके से चलना है, ना बाज़ार बंद होने हैं, ना तिजारती मराकज़ बंद होने हैं, ना कोई और एक्टिविटी रुकनी है, तो फिर अपोजिशन को रोकने का मकसद क्या है? या उनके जलसे जुलूस जिसको कहा जा रहा है कि ये टाइम बम से ज़्यादा ख़तरनाक हैं। मुल्तान में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने यौम तासीस के हवाले से 30 नवंबर को जलसा कर रही है, जो पीडीएम का जलसा होगा, उसके लिए मुकदमात के इंदराज का सिलसिला भी शुरू हो गया है, रोक टोक भी शुरू हो गई है, और वहाँ से भी यही इत्तला आ रही है कि इंतज़ामिया कहती है कि किसी भी सूरत में जलसा नहीं करने दिया जाएगा। जबकि पीडीएम बज़िद है कि वो हर सूरत में जिस तरह पेशावर का जलसा किया उसी तरीके से वो मुल्तान में भी अपना इज्तिमा करेगी। साथ साथ आज एक और इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट चेयरमैन नैब साहब ने भी कहा है। 2 साल जो नैब की कारकर्दगी है उसके हवाले से एक स्टेटमेंट दिया है उन्होंने। कहते हैं कि तमाम तर जो सियासी मामलात हैं उससे बालातर होकर नैब ने कार्रवाई की है। इसी के ऊपर सबसे ज़्यादा एतराज़ है नैब के ऊपर कि नैब जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एक इदारा है। ये एतराज़ रहा है अपोजिशन का। इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर आजिज़ धामरा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली मोहतरम जनाब अली परवेज़ मलिक साहब, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा साहब। आजिज़ धामरा साहब, पहले तो ये कि जी पीपल्स पार्टी जो एक्स्ट्रा केयरफुल थी, कोरोना की जो इब्तदाई लहर थी और आप सबको मना कर रहे थे और बहुत सख्त इक़दाम थे, बाज़ लोग एतराज़ कर रहे थे, बाज़ लोग अप्रिशिएट कर रहे थे कि जी पीपल्स पार्टी ने बड़े ज़बरदस्त काम किए हैं। अब यहाँ तो डिसीजन सिंध गवर्नमेंट उठा रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी एज अ पॉलिटिकल पार्टी वो कहती है जी 30 नवंबर को हम वो अवामी इज्तिमा करेंगे, हज़ारों लोग उसके अंदर आएंगे। तो ये कहते हैं डबल स्टैंडर्ड है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। देखें आसिफ साहब, डबल स्टैंडर्ड तो पूरी कौम देख रही है कि किसने कोरोना के ऊपर डबल स्टैंडर्ड से काम लिया है। और आपको याद होगा कि जब सिंध गवर्नमेंट ने इस वबा से लड़ने के लिए पूरी दुनिया जब लॉकडाउन पे जा रही थी तो पाकिस्तान में सबसे पहले इनिशिएटिव लिया सिंध गवर्नमेंट ने। हमने ये कहा कि जी बिल्कुल इससे तकलीफ होगी रोजमर्रा की जिंदगी गुजारने वाले अवाम को, मजदूरों को, तमाम को, मगर उनकी सेहत का ख्याल रखना है। और हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड एक सख्त डिसीजन लिए, और सारे उस सख्त डिसीजन को अगर उस पर डबल स्टैंडर्ड नहीं किया जाता, ड्यूल पॉलिसी नहीं की जाती, टू फेज पॉलिसी नहीं की जाती फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से, तो आज मेरे ख्याल में हालात कदरे कंट्रोल में होते और लोग खुद से अपने कारोबार बंद कर देते। क्योंकि सख्त लॉकडाउन मीन्स कि आप सोशल डिस्टेंसिंग आप अपील करते करते थक गए हैं, वो नहीं हो पा रही है। तो स्टेट को या सूबाई हुकूमतों को अपना डिसीजन लेना चाहिए था। उसको खराब किसने किया, उसकी मजाक किसने उड़ाई, और लोगों को बगावत से किसने उकसाया था, नंबर 1। और किसने ये कहा था कि ये कोरोना जो है वो आम फ्लू है, सिंपल फ्लू है, और सिंध गवर्नमेंट आपका मुआशी कत्ल करना चाहती है। उस दौरान इन्होंने क्या किया कि एक इजलास हुआ था जिसकी सदारत प्राइम मिनिस्टर साहब ने की थी, और आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ जो थे वो यूके से पाकिस्तान आए थे और उस इजलास में शरीक हुए थे ताकि हम सब एक पेज पे अपोजिशन और गवर्नमेंट, अगर प्राइम मिनिस्टर जिससे हमें बहुत इख्तिलाफात हैं, बावजूद इस बात के हम उस मीटिंग में आए, मगर प्राइम मिनिस्टर साहब आए, अपना चेहरा दिखाया, अपनी बात की और वोट के चले गए। अब आ जाते हैं कि मौजूदा सिनेरियो पे, अच्छा 2 जलसे अगर चलो इनसे इत्तेफाक किया जाए कि पीपल्स पार्टी 30 नवंबर का जलसा, ये पीडीएम के जलसे में करेक्ट करना चाह रहा हूं, ये सिर्फ सिंगल पार्टी जलसा नहीं है, ये पीडीएम का जलसा है। 13 दिसंबर को लाहौर में और 30 नवंबर को मुल्तान में जलसा अगर कैंसिल हो जाता है तो मुझे तारिक साहब आप ये बताएं
कि पाकिस्तान में कितने बस के अड्डे हैं, पाकिस्तान में कितनी रेलवे स्टेशन हैं, क्या उसमें लोगों को मना किया गया है या सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एज सच गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसी है, रेलवे के अंदर कितने मुसाफिर डेली बेसिस पे सफर कर रहे हैं, क्या उनके लिए कोई मैकेनिज्म है, हवाई अड्डे खुले हैं, हवाई जहाज के अंदर अगर 3 सीटें हैं, तो मैं 2 दिन पहले सफर करके आया हूं इस्लामाबाद से, 3 मुसाफिर बैठे हैं, अगर बीच में कोई हेल्दी मुसाफिर है तो वो जरा भी मूवमेंट करता है तो टच करता है दाएं बाएं बैठे मुसाफिरों को। ये कोई मैकेनिज्म नहीं है। आज की मैं एक मिसाल देना चाहता हूं कि आज मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी में एक चेयरमैन नामजद किया गया, राना अब्दुल जब्बार, उसको रिसेप्शन दी गई है मुल्तान के अंदर, उसी मुल्तान में जहां पर कंटेनर लगाए जा रहे हैं अपोजिशन के जलसे को रोकने के लिए। यहां पर FIR हुई है, कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जलसा करने नहीं दिया जा रहा, रुकावटें डाली जा रही है। आज राना अब्दुल जब्बार की जो रिसेप्शन PTI ने की है, जो मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन बने हैं, उसके फुटेजेस आप मकामी अपने कैमरामैन को कहें कि वो निकाल के वो कौम को दिखाएं कि आज PTI ने क्या किया, धज्जियां उड़ाई हैं प्राइम मिनिस्टर के उस बयानात की। इसलिए हम कहते हैं कि ये डबल स्टैंडर्ड है, ये 2 फेस पॉलिसी है इनकी, ये सिर्फ 2 जलसे कैंसिल कराना चाहते हैं, बाकी मामूलात जिंदगी कंटिन्यू होगी। तो सोशल डिस्टेंसिंग क्या सिर्फ जलसे से करना पड़ेगा या तमाम वो पोर्शन को कंट्रोल करना पड़ेगा? आपने पैरामेडिक के लिए क्या पॉलिसी दी है, आपने डॉक्टर्स के लिए क्या पॉलिसी दी है, आपने नर्सिंग के लिए क्या पॉलिसी दी है? आज का इजलास भी एक पॉलिटिक्स थी। हम खुद से मास्क लगाएंगे, अपने कारकुनों को, आवाम को कह रहे हैं कि आपकी जिंदगी भी चाहिए कोविड-19 के लड़ने के लिए, मगर उससे ज्यादा खतरनाक जो 2018 का जो कोविड है उससे भी लड़ना है कौम को, जिसके लिए आम दवाई नहीं मिल रही, जिसके लिए आटा नहीं मिल रहा, जिसके लिए चीनी नहीं मिल रही। तो मुआशी कत्लेआम तो वैसे ही हो रहा है कोविड-18 की वजह से। ठीक, अली परवेज साहब, उसके लिए भी तो लड़ना है ना, कौन लड़ेगा? ये नैरेटिव के जी, चूंकि खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डबल स्टैंडर्ड हैं तो लिहाजा हम भी उसी तरीके की वायलेशन करेंगे, ये है आर्गुमेंट या नहीं, मैंने नहीं कहा, मैं अभी भी आपके कैमरामैन अगर यहाँ मौजूद है तो मैंने मास्क लगाया हुआ है, उसने भी लगाया हुआ है, ठीक बात। हम अपील कर रहे हैं, मगर हम कह रहे हैं कि जो जलसे आप कैंसिल कराने के बाद उसी तरीके से मामूली जिंदगी चलेगी जहां पर पब्लिक को आएगी, और आप मुल्तान के एक चेयरमैन के नामजद होने पे आपकी अपनी पार्टी के कारकुन निकलेंगे बाहर और सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाएंगे, तो आप मतलब करना क्या चाह रहे हैं, ये हम सुनना चाहते हैं PTI से। जी पहले अली भाई आपका मैं पॉइंट ले लूं कि ये जो है कि जो गवर्नमेंट कहती है जो अपोजिशन जलसे करे, आप भी यही समझते हैं कि ये सिर्फ अपोजिशन का मोमेंटम को तोड़ने की एक कोशिश है? तारिक भाई, जो ढामरा साहब ने आपसे बात की वो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपको जो इनके कॉल ऑफ फेल का तजाद है उसको उन्होंने हाईलाइट करने की कोशिश की है। किसी जगह पे उन्होंने ये नहीं कहा कि जी अगर इन्होंने गलत किया है तो हमें भी यकीनन गलत करना चाहिए। पर मुझे तारिक भाई, मगर बात तो सिर्फ ये है ना कि जी आप मुझे समझा दें कि हम लोगों को जाके ये किस तरह से एक्सप्लेन करें कि 15 दिन पहले तक जब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हो रहे थे और वहां पे एक वजीरों की फौज इन्होंने तैनात की गई थी, तो वहां पे वो जलसे भी करते थे, हजूम भी करते थे, रैलियां भी करते थे, वो ठीक है। हम उनको किस तरह से ये एक्सप्लेन करें कि हाफिजाबाद का जलसा जिसके अंदर इनके MNAs जाके लोगों के आगे हाथ जोड़ के बंदों को लेके आए, वो जलसे ठीक है? हम मुझे बताएं लोगों को ये किस तरह से कन्विंस करें कि आज भी इनके वसीम अकरम प्लस साहब जो हैं वो ऑडिटोरियम्स के अंदर बंद कमरों के अंदर मुशायरे और कवालियां सुन रहे हैं जिसमें 300 लोगों से ज्यादा की अटेंडेंस है। जब आप इस किस्म का कॉल ऑफ फेल के अंदर तेजाब दिखाते हैं ना तो आप लोगों को लीड नहीं कर सकते बाय एग्जांपल, क्योंकि हमारे लोग बाशऊर हैं। वो आपकी जो एक्शंस होते हैं अगर वो मैच करते हैं आपके अल्फाज के साथ तो फिर ही उनसे इंस्पिरेशन ड्रॉ करके अपने आप को करेक्ट करते हैं। अब जो आपने बात की कि जी अगर इन्होंने गलत किया तो हमें क्या इस तरह से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो तारिक भाई मेरा तो आप ये बता दें कि वजीर आजम साहब ने, आप मुझे बताएं पॉलिटिकल लीडरशिप जो इस मुल्क की है, मैं तो किसी को यहाँ पे नहीं कह रहा कि जी वो मुहिब्बुल वतन है कि नहीं है, जो सारी यहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप है आफ्टर ऑल वो किसी ना किसी तबके की नुमाइंदगी करते हैं। आज तक वजीर आजम साहब ने फोन उठा के मियां नवाज शरीफ साहब को फोन करने की कोशिश की है, जरदारी साहब को कोशिश करने की है, उन्होंने फजलुर रहमान साहब को फोन करके कहा है कि सर ये सूरत हाल है, आप मुझे बताएं कि हमें इसके अंदर नैरेटिव या आगे किस तरह से मामले को आगे लेके चलना है। अगर किसी बंदे की अना इतनी ज्यादा हो कि वो किसी से बात करने में बिलीव नहीं करता
तो मुझे बताएं, हमारे पास तो जितनी इंफॉर्मेशन है, जिस तरह से डामरा साहब ने कहा कि मार्केटें भी खुली हुई हैं, दुकानों के अंदर रश भी है, उसी तरह रोजमर्रा के जो काम है वो भी उसी तरह हो रहे हैं, तो हम किस तरह से ये समझें कि जब हम लोगों की तर्जमानी करने के लिए, उनकी तकलीफ का इजहार करने के लिए जब हम एहतजाज करेंगे तो ये सारे के सारे एसओपीज और ये सारे के सारी कोरोना की कहानी हम पे लेके आ जाते हैं। और तारिक भाई, ये एक पैटर्न है, ये एक पैटर्न है इनके रवैये का। जब भी हम पाकिस्तान को कोई ना कोई चैलेंज का सामना हुआ, अभिनंदन साहब का वाकया देख लें, आप कश्मीर का मामला देख लें, कोरोना वायरस की पहली वबा देख लें, धामरा साहब ने फिर बिल्कुल ठीक कहा, वजीर आजम साहब को जब हम समझाते थे कि एक जॉइंट नैरेटिव बना लें और उसके बाद वो नैरेटिव जो है आप एनसीओसी को दें, जो एक इंप्लीमेंटेशन आर्म है कि इसके तहत काम करे, तो वजीर आजम साहब ने वहां पे आके अपनी एक कैसेट चलाई और उठ के चले गए मीटिंग से। तो जब इनका रवैया इस किस्म का होगा, इनके कॉल और फेल के अंदर तजाद होगा, तो इनकी बात कौन मानेगा? मुझे बताएं, क्या हमने लोगों की तकलीफ का अजाले के लिए अपना एहतजाज, जमहूरी राइट एक्सरसाइज नहीं करना? असेंबली हमारे लिए बंद, टीवी हमारे लिए बंद, एंकर आपके ये बताएंगे कौन शो कर सकता है कौन नहीं कर सकता, तो मामलात इस तरह से तो तारिक भाई आगे नहीं चलेंगे ना। सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा साहब, आपने गुफ्तगू सुनी सेनेटर आजिज़ धामरा साहब की भी और अली परवेज़ मलिक साहब की भी। खुद गवर्नमेंट एग्जाम्पलरी नहीं है, खुद वायलेशन कर रही है, बाकी चीज़ों के ऊपर कोई एसओपी नहीं है, सारी एसओपी, सारी रिस्ट्रिक्शन सिर्फ अपोजिशन के लिए कि वो जलसे बंद कर दें। इसका मतलब ये है कि आप अपोजिशन से खौफजदा हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मेहरबानी तारिक साहब। जिस तरह आपने कहा है, बेशक दामरा साहब ने भी बातें की हैं, अली साहब ने भी। ज़रूरी बात यह है, देखें, इस मुल्क में कम से कम कोरोना के ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए। अब अगर ये इसी मौक़िफ़ को लेके, कोरोना को लेके सियासत कर रहे हैं, अपने जलसों की बात कर रहे हैं, पीटीआई ने अपने जलसे मनसूख किए हैं कोरोना की वजह से, एनसीओसी की रिकमेंडेशन आई है और सबसे पहले खान साहब ने अपने जलसों को रोकने का ऐलान किया है। ये जो कहते हैं कि उस टाइम पे कोरोना का एक अलग पोजीशन थी और इस टाइम पे एक और अभी पोजीशन डेवलप हो रही है जो कि आपको दिख रहा है। देखें, ये बार बार ये एक हर जगह पे यही बात करते हैं कि जलसों को ये पाबंदी लगा रहे हैं और बाकी जितनी भी इस मुल्क में चीज़ें हैं तो वो उसी लिहाज से चल रही हैं। ज़रूरी बात यह है कि आपने ये देखना होता है कि आपके मुल्क में अगर कारोबार हैं या और ऐसे शोबाजात हैं, बाज़ार हैं, स्कूल्स हैं, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका चलना इस मुल्क के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपने इस मुल्क को चलाना भी है, इस मुल्क के मईशत को भी चलाना है और हमने वो गलत पॉलिसी नहीं इख्तियार करनी जो इससे पहले जो फर्स्ट वेव आया था, जिसमें बाकी मुल्कों ने कोई ऐसे गलत पॉलिसीज़ अप्लाई किए थे जिनकी वजह से उनके मुल्क में कोरोना से अमवात कम थी और भूख से ज़्यादा थी। तो एक तो हमने ये बिल्कुल भी नहीं करना, हमने देखनी है कि कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं इस मुल्क में, तो उनको हमने चलाना है। और एनसीओसी जो कि इंफॉर्मेशन पूरे पाकिस्तान में से इंफॉर्मेशन उनको मिलती है और उसकी बुनियाद पे वो जाके वो कहते हैं बसें वैसी चल रही हैं, मार्केटों में वैसी रश, जो जनाजे होते हैं उसके अंदर बड़े बड़े इज्तिमात, सब हर चीज़ चल रही है, तो फिर अपोजिशन के जलसों पे क्या एतराज़ है? वो भी एसओपी के तहत करें फिर जलसे। नहीं जी, देखें, बात आपने सही की। अब जनाजे हैं, जनाजों को रोकने का भी होना चाहिए तरीका, लेकिन अब क्या करें, अब वो भी एक ज़रूरी अमल है, उसको आप रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन एक सियासी तहरीक को तो आप रोक सकते हैं ना। और मिसाल जो है वो सबसे बड़ा मैं आपको पीटीआई का ही मिसाल देता हूं। जब पीटीआई का धरना हुआ, 126 दिन का एक रिकॉर्ड का जलसा था, तहरीक था, उस टाइम पे जब ईपीएस का सानिया हुआ तो खान साहब ने ऐलान किया और उस तहरीक को उस टाइम पे मनसूख किया। मेरे ख्याल से इनको उस मिसाल को देखना चाहिए। लेकिन मैं तारिक साहब ये इसके बाद मैं ये आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखें, अपोजिशन को ये इस चीज़ को देखना चाहिए। अगर ये कहते हैं कि खान साहब को, नवाज शरीफ साहब को या शहबाज शरीफ साहब को एक फ़ोन करना चाहिए तो वो ज़रूर करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको जब एक मीटिंग पे बुलाते हैं
स्पीकर नेशनल असेंबली ने एक कमेटी तश्कील दी है, उसमें आप आएँ, मीटिंग करें और आप अपने उसमें रिकमेंडेशंस दें, आप तजावीज़ दें कि जी ये काम अगर आप करेंगे तो हम भी आपके साथ चलेंगे। आप ये तजावीज़ दें उसमें से कि जी इस तरह की चीज़ें फ़ोन ठीक है। कॉल वो जो होने चाहिए। स्पीकर वाली अब जो क्या है, बात थी लेकिन आज जो मीटिंग में, क्यों ये तो नहीं शिरकत की अपोजिशन ने? धामरा साहब से, अली परवेज साहब से इस मौजू पे बात करते हैं। एक छोटे से वक्फे के बाद आते हैं कि जी अगर ये बैठ जाते तो क्या हर्ज की बात थी। वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर राजेश धामरा साहब, अली परवेज मलिक साहब, सेनेटर जीशान खानजादा साहब मेरे मेहमान हैं। धामरा साहब, आज स्पीकर का इजलास था, चले जाते कोई हर्ज की बात थी? एक पॉलिसी आज स्पीकर ने बुलाया था, कल वो कहते हैं इमरान खान साहब भी बुला लेते, बैठ जाते, इतना डेडलॉक। देखें 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 तारिक साहब, ये नॉन सीरियस हुकूमत की एक मीटिंग थी और इसके लिए अपोजिशन एक जो सीरियस है वो मैच नहीं करती थी आज, क्योंकि मुसलसल टेक रिकॉर्ड इस हुकूमत का नॉन सीरियस एक्ट है। अच्छा, दूसरी बात, अभी जो एक नुक्ता उठाया था अली भाई ने, जो शहबाज शरीफ साहब के पेरोल और के हवाले से बात हुई। देखें, पूरी पाकिस्तानी कौम, लाखों इख्तलाफात एक दूसरे के नजरियात से हो सकते हैं, पॉलिटिक्स से हो सकते हैं, मगर ये एक एहसासात की बात है, अखलाकी और इंसानी इक़दार की बात है। मगर बड़े अफसोस के साथ, मादरत के साथ खानदादा साहब, के PTI और एहसासात दो अलग अलग चीज़ों का नाम है। और दूसरी जो हम टू फेस पॉलिसी की बात करते हैं, मैंने अभी एक एग्जाम्पल कोट किया है मुल्तान की आज रैली की, जो आपने एक मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन नामजद किया। आज PTI ने इमरान खान के नैरेटिव की क्या खूब धुलाई की है मुल्तान की सड़कों पे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तारिक साहब, मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ कि ये जो कोरोना इनको याद आया है ना, 2 PDM के जलसों की एक्टिविटीज के बाद, ये भी हमारे उस जलसों की वजह से हुए। एक मिसाल देना चाहता हूँ, एक बच्चा था, बड़ा नाफरमान था, वो डेली रात को देर से आके अपनी माँ को घर में लड़ता था, उसको मतलब लड़ाई करता था, उसकी बेइज्जती करता था, डेली की रूटीन थी। एक दिन वो बच्चा जब घर पे नहीं आया तो माँ उसको ढूंढने निकल गई और एक थाने पे जब पहुंची तो बड़े छितर लग रहे थे उस बच्चे को, तो वो बच्चा जोर जोर से चिल्ला रहा था, ए माँ मुझे बचा, ए माँ मुझे बचा। तो माँ जब थाने पे पहुंची तो ममता तो है ना अंदर से, वो तड़प उठी और उन्होंने जाके मिन्नत समारजत की उस थानेदार की कि मेरे बेटे को ना मारो, मैं गारंटी देती हूँ आज के बाद ये कोई चोरी वोरी नहीं करेगा, चकारी नहीं करेगा, इसको आप छोड़ दें। तो उन्होंने माँ की ममता को देख के उसको तो छोड़ दिया, माँ के हवाले किया, मगर माँ ने जो थानेदार था उसको ये जरूर कहा कि ए शुक्रिया थानेदारा, तूने इनू माँ ते याद दिला दी। तो इसलिए ये PDM के जलसे हैं जो ये कोरोना कर रहे हैं, अदरवाइज हम जलसे नहीं करते। इनको कोरोना याद भी नहीं थी, ये तो हम फ्लू करार दे रहे थे कोरोना। तो ये आज इजलास में शिरकत ना करना आप जस्टिफाई, आप कहते हैं इनसे बात नहीं हो सकती? नॉन सीरियस एक मीटिंग थी, एक्शन था, इसलिए हम अपना टाइम जाया नहीं करना चाह रहे थे। हम कौम से अपील करते हैं, मैं कारकुन के तौर पर सब के हुकूमत के इकदाम को ना देखें, खुद से एहतियात करें, मास्क पहने, चाहे जलसे में आए, चाहे ट्रेन में सफर करें, चाहे बस में सफर करें, चाहे मॉल में जाएं, चाहे जहां भी जाएं, आप ये मास्क जरूर लगाएं। अली परवेज साहब, शाहिद खाकान साहब ने कहा कि जी कोई डायलॉग नहीं होंगे, ये डायलॉग और बातचीत तो अब इनके जाने के बाद ही होगी। तो अब इसका मतलब है कि ना कोई कानून साजी हो सकती है, ना किसी और मामले के ऊपर कोई किसी कोर एजेंडे पे बात हो सकती है। ये तो अब स्टेटस को होगा, हंग सिचुएशन होगी, डेडलॉक होगा, ये होगा क्या? तारिक भाई, ये तो मेरे ख्याल से PTI के लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए कि ना ऐसे हालात इन्होंने क्यों बना दिए हैं कि हर इदारा जो है आज वो कंट्रोवर्शियल हो गया है। मुझे बताएं, आपने अपने इंट्रोडक्शन में जो बातें की, वो नैब के ऊपर जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो खाली ऑपोजिशन की तो नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट ने नैब के ऊपर क्या बताया है कि उनको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं। आप मुझे उसका जवाब दे दें, मुझे बता दें जो FIA को जिस तरह से इन्होंने इस्तेमाल किया, इन्होंने एंटी करप्शन को जिस तरह से अब हमारे MPAs और काउंसलरों के पीछे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी तरह इन्होंने स्पीकर के ऑफिस का भी जो है ना तमस्खर उड़ाया है। मुझे आप ये बता दें कि वजीर आजम साहब खड़े होके क्या जलसों जलूसों के अंदर हमें ये नहीं बता चुके कि जी स्पीकर को मैंने हदायत दे दी है कि उसने प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं इशू कर रहे। मुझे आप ये बता दें, प्रोडक्शन ऑर्डर क्या कहते हैं, जो भी आपका इलेक्टेड नुमाइंदा होता है उसका क्या हक नहीं होता कि असेंबली के इजलास के अंदर वो आके अपने इलाके की नुमाइंदगी कर सके। अगर इनको प्रोडक्शन ऑर्डर से इतना ज्यादा इख्तिलाफ था तो इनको चाहिए था वो रूल्स चेंज कर देते ना, अपनी पसंद और नापसंद को इम्पोज तो ना करते। जब आप इस तरह से इदारों को बिल्कुल देखें, इसके पीछे
साल साल की पॉलिटिकल विजडम है। ये विजडम में क्योंकि बिलीव नहीं करते तो ये रूल बदल देना, पर ये इस तरह से तो नहीं खड़े होके कह सकते कि जी मैंने स्पीकर को हदायत दे दी, उसने अब से प्रोडक्शन ऑर्डर इशू नहीं करना। वो 2 साल से खुर्शीद शाह साहब साल 1.5 साल से अंदर बंद है, एक इजलास के अंदर नहीं आ सके। हमजा शहबाज साहब 2 साल होने को जा रहे हैं, वो असेंबली का इजलास होता है, कभी स्पीकर साहब का दिल चाहता है बुला लेते हैं, कभी दिल चाहता है नहीं बुला लेते, कानून बदल लेते ना। तो जब इस तरह से ये इदारों को कंट्रोवर्शियल कर देते हैं और जब अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं, मुझे बताएं स्पीकर का काम है कि वो जॉइंट नैरेटिव यहां पे बनाए कि हमने कोरोना वायरस के खिलाफ किस तरह से लड़ना है। मुझे बताएं क्या स्पीकर का काम है कि जी वो बताए कि अभिनंदन साहब ने कि वाकया हो गया है, इंडिया ने हमारे ऊपर जंग कर मुसल्लत कर दी है, तो स्पीकर ने बैठ के डिसाइड करना है? क्या स्पीकर का ये काम है? या आर्मी चीफ का काम है कि गिलगित बल्तिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हमने चेंज करना है? मुझे बताएं आफ्टर ऑल वजीर आजम की क्या जिम्मेदारी है? वो किस काम के लिए हमने रखा हुआ है? क्या उनको हमने यहाँ पे नैब का चेयरमैन मुंतखब कर दिया, नैब का नुमाइंदा अपॉइंट कर दिया, स्पोक्समैन बना दिया? उनकी क्या जिम्मेदारी है? अगर कोई वजीर आजम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगा तो ऑपोजिशन को भी कोई शौक नहीं है उनके साथ एंगेज करने का। ये जितनी देर धक्के से चला सकते हैं निजाम को चला लें। इन्होंने राना सनाउल्लाह के ऊपर हीरोइन डाल के भी देख लिया, इन्होंने FIA को भी अब्यूज करके देख लिया, इन्होंने नैब को भी अब्यूज करके देख लिया, और उसी तरह इन्होंने स्पीकर को भी जब अब्यूज किया है तो अब बिल्कुल पार्लियामान के अंदर और हमारे मुल्क के अंदर ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि आप कोई भी प्रोडक्टिव बहस कर ही नहीं सकते किसी भी इशू के ऊपर। टोटल डेडलॉक की सिचुएशन, किरदार अपना रवैया देखें, उसको करेक्ट करें तो यकीनन ऑपोजिशन उसको रेसिप्रोकेट करेगी, पर पहले अपनी गलती तो तस्लीम करें ना। ज़ीशान खानज़ादा साहब, ये इमरान खान साहब के रवैये की वजह से, रिजिडिटी की वजह से ये सूरत हो गई है कि एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, नेशनल इशू के ऊपर भी डेडलॉक है। इसका तो अल्टीमेट जो नुकसान है वो पाकिस्तान के अवाम को और पाकिस्तान को हो रहा है। तारिक भाई ये भी पूछें, आज मुल्तान में जो रैली निकली थी ये इमरान खान साहब की वजह से है जी। ये ऑपोजिशन की अपनी उनकी ये गलती है। सबसे पहले मैं सिर्फ ये धामरा साहब एक बात बार बार कर रहे हैं कि जी ये 2 फेस पॉलिटिक्स खेल रहे हैं और ये कहते कुछ और हैं। मुल्तान में इतनी बड़ी रैली निकली, वो इमरान खान का विजन मात धुल रहा है कोरोना वाला। देखिए, मैं सिर्फ इसमें ये कहना चाहूँगा कि पहले तो ये लोग अपने गिरबान में जान के देखें कि ये क्या कर रहे हैं। अगर मैं आपको मिसाल दूँ मरियम नवाज साहिबा का, कि एक साइड पे जब उनके नानी की डेथ होती है तो वो कहते हैं कि जी मैंने ओकाड़ा का जलसा मनसूख करा दिया, और दूसरी साइड पे लोगों को बुलाते हैं जलसे में, तो अपने लिए जो है तो वो उनके घर में अगर ऐसी कोई डेथ हो जाए तो उसके लिए वो ज़रूरी है वो जलसा मनसूख हो सकता है, और इधर लोगों की जान को ख़तरों में डाल के तो वो जलसे कर रहे हैं। एक साइड पे बिलावल साहब जो हैं तो वो क्वारंटीना में चले गए हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं नहीं जी हम योम तासीस ज़रूर मनाएंगे। तो जब इनकी अपनी बात आती है तो ये पूरी प्रोटेक्शन अपने आप को देते हैं, लेकिन अवाम की बात को जब आती है तो फिर ये पीछे हो जाते हैं। मैं इसमें ये ज़रूर एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि अली साहब ने भी ये बात अभी की है कि जो स्पीकर साहब ने बुलाया है, देखें स्पीकर साहब ने बुलाया है, आप मीटिंग में जाएं, आप अपनी तजावीज़ दें, आप कहें कि जी हमें स्पीकर साहब की कमेटी एक्सेप्टेबल नहीं है, हमें एक और कमेटी आप बना के दें, कोई तरीक़ेकार तो आप देना हुकूमत को, कोई स्पीकर बेबस है, बेइख्तियार है। स्पीकर के फैसले भी इमरान खान साहब करते हैं। अपोजिशन तो यहाँ तक कहती है कि नीचे से इशारा होता है कि इसको बोलने दो या ना बोलने दो, इसका माइक बंद कर दो। नहीं तो ये तो टीवी पे आके कहते हैं ना, आप मीटिंग में जाएं, आप ये बात करें तो स्पीकर साहब उस पर वो अपना कोई फैसला दे देंगे कि अगर उनको लगता है कि इनको एतराज़ है इस चीज़ पे तो वो आगे एक और उसके लिए कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। हम हर चीज़ पे बात करने के लिए तैयार हैं। ये टीवी पे आके ये कहते हैं कि जी हमने इस चीज़ पे बात करनी है, पॉलिसी के ऊपर। अभी अली साहब ने कहा कि जी इनकी हॉस्पिटल के ऊपर क्या पॉलिसी है, तो जी आप आए बैठे तो हम आपको बताएं ना कि हॉस्पिटल्स के ऊपर कहते हैं इमरान खान साहब हाथ मिलाने को तैयार नहीं है, बैठेंगे कैसे? आज भी कहते हैं एनआरओ नहीं देंगे, जब बात कोई शुरू होती है उससे पहले वो कहते हैं जी एनआरओ नहीं देंगे। तो देखें ये तो एक सच्चाई है ना, इसमें तो ये तो एक फैक्ट है कि अगर आपके केसेस सुप्रीम कोर्ट में पड़े हैं, अगर आपके केसेस हाई कोर्ट्स में पड़े हैं, पहले आप उनका जवाब दें,
फिर आप पीटीआई के ऊपर तनकीद करें कि जी आपके एहतसाब का अमल जो है तो उसमें कोई गलती है या नहीं। पहले आप जवाब दें उन चीज़ों का जो अदालत आपसे पूछ रही है, और वो आपसे सिर्फ नैब नहीं पूछ रही, अदालत भी पूछ रही है, तो आप उसका जवाब ठीक। दें, उसके बाद फिर जाके इन चीज़ों दामरा पे साहब, ये बात। आज एक फेडरल मिनिस्टर भी कह रहे थे कि जी ये पीडीएम की जो मूवमेंट है ये भी 8-10 केसेस ख़त्म कराने के लिए है, ये मुकमुका चाहते हैं, ये मामला ये है, कोई आवाम के इश्यूज़ नहीं है। तो ये तो देखिए मैं तो देखिए हमेशा तारिक से भाई, यही कहता हूँ, मैं उनकी सिर्फ तहरीक जो खानजादा है, साहब से एक इनकी बात तहरीक का पूछना तो चाहता कोई हूँ। मकसद ही नहीं है ना। जी जी, खानदार अगर साहब, इनके धामरा तहरीक का साहब मकसद होता तो जी अभी तक इनकी कोई तहरीक चल भी पड़ती, ठीक। लेकिन इनके तो अभी जी जी पेशावर जी, का जो जलसा अगर आप देखें तो तो वो तो एक चीखें क्यों फ्लॉप निकल जलसा रही था, हैं? ठीक नाकाम ठीक जलसा था, खानदार साहब। सबको पता है कि चीखें क्यों इनके निकल बीच में रही कोई हैं? इत्तेफाक है ही नहीं किसी बात पे। अच्छा चले, अच्छा जवाब अच्छा ले ले जी अच्छा धामरा साहब। अच्छा तारिक भाई, एक बात पहली बात तो खानजादा साहब इस बात की जस्टिफिकेशन देंगे कौम को, मुझे नहीं, आपको नहीं, कौम को, और उस शख्स के उस नैरेटिव और उस बयान की मजम्मत करेंगे जिस शख्स ने कहा था कि ये कोई खतरनाक मर्द नहीं है, ये आम सा फिलू है। ये किसने कहा था, उसकी मजम्मत करेंगे, जो आज कह रहा है कि खतरनाक मर्द है। और दूसरी बात, जब हमारे जलसे फ्लॉप हो रहे हैं, हमारे जलसों में कोई 200 या 300 लोग आ रहे हैं, तो भाई आपकी चीखें क्यों निकली हुई हैं? आप क्यों कह रहे हैं कि इससे कोरोना बढ़ेगा? इससे ज्यादा लोग तो डेली रेलवे स्टेशन पे मौजूद होते हैं, सफर करते हैं। जब हमारे जलसे फ्लॉप हैं तो आप क्यों भाई उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि अपोजिशन जो है वो कोरोना बढ़ा रही है? मुझे अजीब एक मंतक है। और एनआरओ जो है, देखें, एनआरओ का लफ्ज जब भी इमरान खान के मुंह से आता है ना, समझें कि ये झूठ बोल रहे हैं। ये बिल्कुल झूठा नैरेटिव है इनका। जब केसेस नैब में हैं, आप कहते हैं कि नैब इंडिपेंडेंट है। जब अदालतों के मामला कोर्ट में हैं, आप कहते हैं कि कोर्ट जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो भाई आपसे एनआरओ कौन मांगेगा? या तो आप नैब चेयरमैन हो या किसी अदालत के जज हो, इमरान नियाजी साहब, तब हम कहें कि जी हमें एनआरओ दो। आप तो कह रहे हैं ये पुराने केस हैं। जब पुराने केस अदालत और नैब में चल रहे हैं, बकौल आप कह के वो इंडिपेंडेंट है, ये आपका सो कॉल्ड मौकुफ है, तो भाई आपसे किस लेवल का हम एनआरओ मांग तो रहे हैं? पीडीएम की हम मूवमेंट आपके मुकमुका के लिए एनआरओ नहीं पे है लानत डालते हैं, धामरा साहब। बल्कि आप हमसे इससे एनआरओ पहले मांगा गया बल्कि ना। आप हमसे एनआरओ अब मांगने पे मजबूर रामा कर रहे साहब, हैं। अब मेरी भी आप थोड़ी सी कह रहे सुन हैं कि लें। हम मुझे एनआरओ दो, हम आपको एनआरओ नहीं देंगे। खानदादा साहब ये जाके बता दें नियाजी साहब को, चले जी। अपोजिशन एनआरओ अच्छा नहीं जी, देगी। नहीं देखें, अच्छा आप मुझे बस सिर्फ ये बता दें दानवा साहब, देखें जब हम नैब में इस्लाहात चाह रहे थे और उस टाइम पे आपकी तरफ से एनआरओ का पैकेज नहीं आता कि जी हमें ये एनआरओ चाहिए, ये आपको तो क्या एक जरूरत थी? उस टाइम पे तो ये चले खानदादा साहब आपको आपकी क्या तरफ से आया जरूरत, था। पीटीआई को क्या जरूरत थी नैब में इस्लाहात की? पीटीआई को क्या जरूरत थी नैब में इस्लाहात की? आप तो कह रहे हैं कि जबरदस्त काम हो रहा है, तो फिर आपको क्या जरूरत थी? इसलिए कि आपको पता है कि 1-2 साल में जो आप लोगों के साथ होना है, जो चीनी कमीशन पे अभी एफआईए साइलेंट है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि नैब 2 में देखें एफआईए के इस्लाहात, रिटायर्ड मैं अफसरान ने आपको आपके बताऊंगा, बारे में मुझे क्या बात कहा करने है? दें ना। देखिए अभी नैब रिटायर्ड में बाजवा इस्लाहात इस हद बाजवा जो तक रिटायर्ड इसमें अफसर हैं जरूरत एक थी एफआईए के, सब उन्होंने जात- क्या कहा है आपके ठीक बारे में? ठीक, चले मैं एक वक्फा लेता हूँ। ये जो नैब इस्लाहात के ऊपर जो एफआईए ने जी, क्या कहा नैब है आपके इस्लाहात, लिए? बस देखिए मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो उस टाइम पे इस्लाहात हम चाह रहे थे, हम चाह रहे थे कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स हैं तो उसके ऊपर नैब का कानून नहीं होना चाहिए, एग्जेक्टिव ऑर्डर्स के ऊपर फिर भी होना चाहिए, और बाकी जितनी भी नैब के कानून है वो उसी लेवल मुझे पे हम ये चाह रहे बताएं थे। कि अच्छा चले जरूरत चले महसूस क्यों चले हुई? धामरा साहब, वक्फा लेते हैं, वक्फे के जरूरत बाद आते हैं तो महसूस क्यों इसके ऊपर, हुई? क्योंकि ये कानून साजी वाला मामला था, अली परवेज साहब से गुफ्तगू करते हैं, और फिर जो नैब के ऊपर जो आज चेयरमैन नैब ने भी बात की उसको भी आखिरी सेगमेंट के अंदर उस पर भी बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा, आजिज़ धामरा साहब, अली परवेज़ मलिक साहब, लास्ट सेगमेंट वक्त का मैं। अली परवेज़ साहब, नैब इस्लाहात, उस वक्त भी आप एनआरओ का पैकेज लिया है, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं एनआरओ नहीं देंगे, चेयरमैन नैब कहते हैं जी ये तो सियासत से बालातर हो के हमने काम किया। तारिक भाई, मैं आपके सवाल से पहले जो खानजादा साहब ने कहा कि मरियम नवाज साहिबा की कॉन्ट्रडिक्शंस हैं कि अपना जलसा मनसूख कर दिया पर पीडीएम की रैली के अंदर वो जाना चाहती हैं, देखें इसमें कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, जरा मुझे सेनेटर साहब से कहिएगा, ये भी एक्सप्लेन कर दें। हमारी पार्टी का जो अपना इवेंट था जिसके अंदर हमने वर्करों की मोबिलाइजेशन लाहौर जलसे के लिए करनी थी, क्योंकि वो अभी ये अफसोसनाक वफात हुई थी तो हमने उसको सस्पेंड कर दिया। पीडीएम एक 11 पार्टीज का एक प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर जो पीडीएम की पार्टियां फैसला करेगी हम उसके मुताबिक अपने आप को कंडक्ट करेंगे। हम अपनी पसंद या अपनी तकलीफ को उसके ऊपर इंपोज नहीं करना चाहते। इसमें कौन सी कॉन्ट्रडिक्शन थी जो मुझे समझ नहीं आई? अब इन्होंने अगर कहा आप कि जी इजाजत है तो नैब मैं की जवाब इस्लाहात। तारिक भाई, मैं आपके प्रोग्राम के अंदर अपनी ओपिनियन बता देता हूं। मेरी ओपिनियन ये, हमें कोई इस्लाहात नहीं चाहिए। इन्होंने नैब के साथ जो करना था
कर लिया, अब तो बारी अनकरीब इनकी आने वाली है। इनसे आप किसी भी चीज के ऊपर बात करें ना, उसके अंदर ये नेगेटिविटी ले आते हैं। मुझे बताएं, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूं। उन्होंने कहा कि जी नैब का जो कानून है वो 1 अरब से ऊपर की करप्शन के ऊपर अट्रैक्ट होगा, तो किसी ने ये तो नहीं कहा कि उससे नीचे की जो चोरी होगी उसको आप छोड़ दें। उसके लिए आपके पास एंटी करप्शन के इदारे हैं जिनको आज ये अब्यूज कर रहे हैं, आपके पास FIA मौजूद है। मकसद ये था कि नैब का फोकस बड़ी चोरी के ऊपर और उसको जल्दी रिकवरी के ऊपर किया जाए ताकि उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो। हर चीज के अंदर अगर ये नेगेटिव कोई एलिमेंट ले आएंगे तो हम तो बात ही करने को अब तैयार नहीं है। अब माशाल्लाह ये धक्के से अपना निजाम चलाएं और जिस जिस तरह से इनकी मकबूलियत जो माशाल्लाह नजर आती है जब यूसुफ जई साहब अपने हल्के के अंदर जाते हैं, जो आपको नजर आती है कि काफ लीग के इनके इत्तेहादी कहते हैं कि हमें अंडे पड़ते हैं जब हम इनके झंडे तले जाते हैं। जब इनकी मकबूलियत इस तरह की हो गई है तो जिनकी बैसाखियों के ऊपर ये अपना हुकूमत चलाने का निजाम लेके खड़े हुए हैं, वो आपको अनकरीब एक एक करके वो बैसाखी पीछे होती हुई नजर आएगी और ये अपने वजन के तहत खुद ही आपको गिरते हुए नजर आएंगे और तब इनको समझ आएगी जो हम नैब के अंदर तरमीम की बात करते थे वो क्या थी। ठीक, खानजादा साहब, आजिज धामरा साहब भी यही कह रहे थे कि हमने भुगत लिया, अब आपकी बारी है, इस्लाहत इसलिए करना चाहते हैं। देखिए जी, बात यह है कि इन्होंने तो शुरू में अपनी पूरी कोशिश की कि इनको NRO मिल जाए, लेकिन अब इनको कंफर्म हो गया है कि खान साहब ने जो वादा किया था कौम के साथ वो अभी भी उस बात पे डटे हैं। मगर और निकला क्या खानजादा साहब, निकला क्या? 2 साल से केसेस इतने अरब निकला क्या उसका? तारिक भाई, जिस आदमी की काबीना उसको कोई और बना के दे और सारे PTI के बंदे बाहर बैठे हों, वो किसी को NRO दे सकता है? वो खानजादा साहब वो कहते हैं अपनी काबीना पे जिनका बस नहीं चलता उसका बाकी किसी चीज पे क्या बस चलना है। देखिए, ये तो खान साहब की तो सबसे अच्छी बात यही है कि अगर उनके काबीना के अंदर कोई हो या उनके पार्टी में कोई भी हो, अगर उनका कोई बंदा मुतनाज़ा हो जाता है, कुछ केस या कोई मसला आ जाता है, तो वो फौरी तौर पे उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। इनकी तरह तो नहीं कि वो प्रमोट हो जाता है, चोरी करें और अपने साथ जितने भी ज्यादा बड़े चोर हैं वो अपने साथ ही मिला के चलाते रहें हुकूमत को, और कोई एहतसाब का अमल नहीं होता। ये तो यही चाहते हैं ना कि देखें कि खान साहब की हुकूमत गिरे ताकि ये जो एहतसाब का अमल चल रहा है एक दफ़ा फिर ये इस मुल्क में रुके और ये मुल्क जो अभी कोई चल पड़ा है तो ये निज़ाम भी रुक जाए। तारिक भाई, आप एंकर हैं, करेक्ट करें। नहीं, मैं धामरा साहब चूंकि महजूज हो रहे हैं तो ये कमेंट में धामरा साहब से ही लोग, वो कहते जी ये सिस्टम चलना चाहिए, आप लोग जो है ना चाहते यही है कि सब वाइंड अप हो, NRO चाहते हैं। तारिक भाई, इनकी बड़ी मकबूलियत है और आपको याद होगा कि गिलगित की पहाड़ों से एक नारा आ रहा है, मेरे वोट पे डाका नामंजूर, और ये पहली हुकूमत है जो मिन्नत समाजत करके डाका डाल के अपनी हुकूमत बनाने में अब तक नाकाम वहां पे दिखाई दे रही है। अच्छा, दूसरी बात कि ये जो कह रहे हैं ना हमसे NRO मांग रहे हैं, हम तो कह रहे हैं जी आपने नहीं दिया, चलो बात खत्म हो गई। मैं 2 अफसरान को कोट करना चाहता हूं। एक FIA के रिटायर्ड हैं कोई बाजवा साहब, जिन्होंने कहा है 400 अरब रुपए की गड़बड़ की गई है चीनी में, वो काबीना में लोग बैठे हुए हैं। अब नैब की मजाल है इस हुकूमत में कि वो कार्रवाई करेगी, वो बेचारी नहीं करेगी, उसके पल जलते हैं। और दूसरा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पे इल्जाम लगाया है साबिक DG FIA ने, और दोनों ने अपनी स्टेटमेंट दे दिए, आप ले जाएं उनको घसीटे कोर्टों में कि उन्होंने गलत इल्जाम लगाए हैं। अगर आप नहीं जा रहे हैं तो इल्जाम ठीक है और नैब अपने जब वक्त आएगा तो बात खुल जाएगी। अभी उस बेचारी की कोई मजाल है नैब की बेचारी की? वो कहते हैं वो आपके खिलाफ, उन्होंने कहा सियासत से चेयरमैन के वीडियोस रखे हुए हैं जेबों में, चेयरमैन की वीडियोस जेबों में रखी हुई है, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पता नहीं कितने पार्ट, इसलिए उसकी मजाल नहीं होगी कि वो आपके वजीरों के खिलाफ अभी आएंगे। मगर दोनों रिटायर्ड FIA अफसरान के स्टेटमेंट का जवाब ले लें खानजादा साहब से। ठीक, अली परवेज साहब, वक्त खत्म हो रहा है, लास्ट सेंटेंस पर प्रोग्राम कंक्लूड करेंगे ओवरऑल डिबेट को। सर देखें, इनको कहें इदारों के पीछे छुपना छोड़ दें, अपनी कारकर्दगी के ऊपर आएं और अपनी परफॉर्मेंस जो इन्होंने 2 साल के अंदर कोई एक वादा भी अगर पूरा किया है तो अवाम के पास वो बयानियां लेके आए, वरना हमें उनकी तर्जुमानी करने से ये नहीं रोक सकते। ये जो मर्जी जोर लगाना चाहते हैं लगा के देख लें। ठीक, अली परवेज साहब सेनेटर, आजिज धामरा साहब सेनेटर, जीशान खानजादा साहब, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।